उन्होंने फोन करके क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि दबाव बनाया गया है कि उस सीट को बीजेपी के पक्ष में जिता दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आप इस मंच से कह रहे हैं। मैं मंच से कह रहा हूं और जिस मंच पे रहूंगा उस मंच पे कहूंगा मैं। आपने रात भर लाठी चार्ज करवाया, बिजली कटवाई आपने, आप लाठी चलाते रहे पूरी रात। जो चुनाव जीता हुआ था उस चुनाव को आपने हरवाया। और भी बातें हैं जो जिलाधिकारी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हमारा प्रत्याशी भी जानता है। समय आने पर उन बातों को भी कहा जाएगा। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश ने आपको 37 सीटें भी तो दी। कांग्रेस की सीटें अगर हम छोड़ दें, मैं आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले हैं। अगर बीजेपी ने बेईमानी न की होती तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस 50 के लगभग सीटें पहुंच गए होते, उससे ऊपर ही होती सीटें। अभी भी आप अगर इस तरह से, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस का कोई जीते, ईवीएम बहुत अच्छा है, पारदर्शिता पूरी तरीके से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी का कोई प्रत्याशी जीते तो फिर अधिकारियों के जरिए बीजेपी वहां पर मैनेजमेंट करा रही है, ईवीएम खराब है, इस तरह के तर्क काम करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी हम लोग कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जोड़ने की पॉलिटिक्स है। और इसीलिए जो पीडीए की रणनीति, पीडीए में लोगों को जोड़ा, उसका परिणाम हुआ जीते हैं हम लोग। और जहां बात ईवीएम की कह रहे हैं आप, मैंने लोकसभा में भी कहा कि अगर 80 में 80 सीटें भी हम लोग जीत जाएंगे तब भी मैं ईवीएम के खिलाफ हूं। और उस पर बहस लंबी है, सुप्रीम कोर्ट में, दुनिया में, दूसरे मुल्कों में है। और दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनका भी तर्क कुछ और है ईवीएम को लेकर के। उस बहस को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं, केवल मैं ये कहना चाहता हूं, जब जर्मनी जैसा देश जो हमसे न जाने कितना आगे है हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, ग्रोथ में, इकोनॉमी में, पैरामीटर्स में, हर पैरामीटर में हमसे आगे है, वो देश तक कहता है कि अगर ईवीएम इस्तेमाल होगी इलेक्शन में तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो हम उस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? जर्मनी छोटा सा देश है, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं। यहां पर अगर पुराने तौर तरीकों से वोटिंग शुरू हो गई तो आप समझ रहे हैं कि उस समय क्या स्थिति बनेगी। और हमने बूथ कैप्चरिंग भी देखा है, किस तरह से ठप्पे लगाए जाते थे, वो भी दौर देखा है, इसी देश ने देखा है। मैं इस तर्क में इसलिए नहीं जाना चाहता हूं, प्रधान के चुनाव से बड़ा चुनाव कोई नहीं हो सकता। प्रधान के चुनाव से बड़ा चुनाव नहीं हो सकता कोई। क्या प्रधान का चुनाव बैलेट पे नहीं होता है? एक भी वोट मिस नहीं होता है, कहीं झगड़ा नहीं होता। तो प्रधान के चुनाव जब आप करा सकते हैं, वही मशीनरी करा सकती है। आपको क्यों चाहिए इतनी मशीनरी? और फिर आपका यह कहना कि जर्मनी छोटा देश है, ये जनसंख्या के लिहाज से, अखिलेश जी, जनसंख्या के लिहाज से हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। किसी देश में अगर इतनी लंबी बहस चली हो, उसके सुप्रीम कोर्ट ने, जो उस कोर्ट का नाम कुछ और बोलते हैं, जो उनका प्रीमियर कोर्ट है, उसने ये कहा कि ईवीएम अगर इस्तेमाल होती है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो उसके पीछे कुछ तो तथ्य होंगे। आपको जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ईवीएम को लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट जो बोलती है उस पर आपको भरोसा नहीं है? मुझे जापान पे भी भरोसा है जिसने ईवीएम बनाई है। मुझे अमेरिका पे भी भरोसा है, वहां चॉइस देती है वोटर्स को कि आप ईवीएम से वोट डालना चाहते हैं कि आप बैलेट से वोट डालना चाहते हैं। आप एक महीना क्यों नहीं वोट कराते हैं? अमेरिका में 1 महीना वोटिंग होती है, कई दिनों वोटिंग होती है, कई दिनों काउंटिंग होती है। आप पूरे देश का, प्रदेश का भविष्य तय करना चाहते हैं, आप 3 घंटे का रिजल्ट, 3 घंटे या 3 दिन वेट नहीं करना चाहते आप। लेकिन इसी ईवीएम के जरिए यूपीए की सरकार भी बनी है 2-2 बार, और आपकी पार्टी ने भी 2012 में प्रचंड सत्ता आपके नेतृत्व में, जब आपने खूब साइकिल चलाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, 403 में से 225 सीटें जीती थी। उसी ईवीएम के भरोसे आप लोग भी कई बार जीत कर आए हैं। ईवीएम की बहस को छोड़कर आगे बढ़ते, ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, ईवीएम पर उलझाइए मत। बीजेपी की जो नाकामी है उत्तर प्रदेश की, उस पर जरा बहस हो जाए। बीजेपी की नाकामी आप गिनाइए, इसी वजह से यह मंच आपको सौंपा गया है। लेकिन मैं आ जाती हूं जनगणना को लेकर। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि अगले साल से जनगणना की शुरुआत हो जाएगी, 26 तक आंकड़े सामने आ जाएंगे। जातिगत जनगणना पर क्या अभी भी आप लोग अड़े हुए हैं, और सदन में अब आप वहां के मेंबर हैं तो इस मुद्दे को उठाएंगे जाकर कि जातिगत जनगणना कराई जाए इसी के साथ? ये भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है कि जहां जातीय जनगणना करा सकें, और ये देश के लिए सबसे बड़ा काम होगा। मैं नहीं मानता कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बड़ा काम है।
लेकिन अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो सामाजिक न्याय का रास्ता खुल जाएगा। ये बड़ा काम देश के लिए होगा। क्या बदल जाएगा अगर जातिगत जनगणना हो जाती है? क्या बदल जाएगा देश में? सामाजिक न्याय मिल जाएगा। सामाजिक न्याय देने का काम फिर पंडित नेहरू ने क्यों नहीं किया? लाल बहादुर शास्त्री ने उन्होंने एक वक्त पर यह नारा भी दिया था कि आप एक समय का भोजन करें, देश जब अन्य संकट के दौर पे चल रहा था। इंदिरा गांधी जिन्होंने पहली बार भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उन्होंने भी नहीं कहा कि जातिगत जनगणना करा लो, सामाजिक न्याय मिल जाएगा। और 2011-12 में जब यूपीए की सरकार ने इस तरह के सर्वेक्षण करवाए लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब बीजेपी चूंकि इतनी मजबूत हो गई है, भले ही अभी गठबंधन की सरकार हो, लेकिन 10 सालों के बाद भी आप लोग उसको हटा पाने में कामयाब नहीं रहे। तो आप लोगों को लगता है कि जातिगत जनगणना का मामला उठाकर 2027 या उसके बाद 2029 में इंडिया गठबंधन का भला हो जाएगा? जाति जनगणना कोई नई बहस नहीं है। जब हम अपना संविधान देखते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के तहत जो हमें अधिकार मिलने हैं, जो हमें आरक्षण मिला है, वो जाति के आधार पर मिला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे, भाईचारा बचे। इसकी लड़ाई लड़नी है और मैं समझता हूं बिना सामाजिक न्याय के ये संभव नहीं है। और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है जाति जनगणना, क्योंकि आरक्षण जाति जनगणना से मिला है, जाति से मिला आरक्षण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।